हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे, टॉपिक है हमारा आज का, वो है सेल डिवीजन यानी कोश का विभाजन। दोस्तों, कोश का विभाजन इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसका कि मैं आपको कुछ कह नहीं सकता। देखिए, अगर आप क्लास 12 एग्रीकल्चर जूलॉजी के लिए टॉपिक देख रहे हैं तो मैं आपसे कहूँगा 101% ये जो क्वेश्चन है ये आपके पेपर में छपेगा। अगर आप क्लास 11 एग्रीकल्चर बॉटनी के लिए टॉपिक देख रहे हैं तो भी मैं आपसे कहूँगा कि 101% ये क्वेश्चन छपेगा। इस क्वेश्चन के बिना पेपर आपका नहीं बनता है। ठीक है, तीन क्वेश्चन बनेंगे इससे, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, पहला नंबर समसूत्री विभाजन को समझाइए। दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ से बनेगा अर्धसूत्री विभाजन को समझाइए। और तीसरा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा समसूत्री तथा अर्धसूत्री विभाजन के महत्व को समझाइए। चौथा क्वेश्चन अगर पूछेगा यहाँ से तो पूछेगा कि अर्धसूत्री जो विभाजन है उसकी प्रोफेज अवस्था को समझाइए। 4 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से बन सकते हैं। चारों क्वेश्चन मैं इस वीडियो में आपके कवर करा दूंगा। 100% आपको समझ में आएगा, इस बात की भी गारंटी होगी। ठीक है, बस आपको करना क्या है, मन लगा के शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को अवश्य देखना है। ये टॉपिक इतना अच्छा है कि मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि 4 से और 6 मार्क्स, यानी या तो ये 6 मार्क्स में पूछा जाता है लॉन्ग क्वेश्चन में, 6 अंक में नहीं पूछा गया, तो ये 4 वाले नंबर में 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप किसी भी प्रकार से इस वीडियो को मिस मत करना। वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लो। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। तो अब करते हैं बिना किसी देरी के टॉपिक को स्टार्ट। चलिए, तो देखो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है आज का वो है कोश का विभाजन यानी सेल डिवीजन। कोश का विभाजन, तो देखो यहाँ पे एक एक लाइन का आपको अच्छे से समझना है, एक एक लाइन को। देखो, एक कोश का बनने से लेकर उनके विभाजन द्वारा संतत कोश का बनने तक होने वाली जो प्रक्रिया है उसको कोश का चक्र कहते हैं। इसमें 2 अवस्थाएं होती हैं। 2 अवस्था कौन सी हैं? एक है अंतरावस्था यानी इंटरफेज और दूसरी है एम अवस्था। ठीक है, तो सबसे पहले अपन समझेंगे इंटरफेज। तो देखो, इंटरफेज में दूसरा पॉइंट समझो। दूसरा पॉइंट है ये समझो, इंटरफेज यानी अंतरावस्था को कहते हैं इंटरफेज। इंटरफेज में जो केंद्रक है, केंद्रक उपापचय रूप से सक्रिय होता है। ठीक है, इंटरफेज में केंद्रक जो होता है वो उपापचय रूप से सक्रिय होता है। इसमें 3 चरण होते हैं। कौन कौन से वो 3 चरण हैं उसको समझो। एक होता है, देखो, पहला जो आपका चरण है वो है G1 फेज का। दूसरा जो चरण है वो है S फेज का। तीसरा जो चरण है वो है G2 फेज का। ये 3 चरण हैं। तो जो पहला वाला चरण है G1 फेज है, इसमें क्या होता है, इसमें आरएनए तथा प्रोटीन का संश्लेषण होता है। किसका? आरएनए तथा प्रोटीन का संश्लेषण होता है। दूसरा जो एस फेज है, एस फेज में क्या होता है, डीएनए का द्विगुणन तथा हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण होता है। यानी जो एस फेज है, एस फेज में क्या होता है, डीएनए का द्विगुणन तथा हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण होता है। G2 फेज है, G2 फेज में देखिए जो तर्कु होते हैं, तर्कु को इंग्लिश में स्पिंडल बोलते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, डायग्राम आपके जब चित्र समझाऊंगा तो वहां पे काम आएगा। तर्कु या हेतु प्रोटीन का संश्लेषण एवं कोशिकाओं की वृद्धि होती है। ठीक है, तो G2 फेज समझिए, यहाँ पे G2 फेज इंटरफेज है। ठीक है, इंटरफेज में G2 फेज, ये जो आप देख रहे हैं ये सेंट्रियोल है। बाहर वाली जो लेयर है ये सेल मेम्ब्रेन है। ये आपका अंदर जो है वो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है। इसके बाद आपका ये जो अंदर से बाहर वाली है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। यानी बाहर वाली जो लेयर है वो सेल मेम्ब्रेन है और बाहर से अंदर वाली जो है आपकी लाइन ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके बाद ये आपका सेंट्रोमियर है। सेंट्रोमियर का क्या काम होता है? सेंट्रोमियर का काम होता है क्रोमोसोम को आपस में जोड़ने का काम जो होता है वो सेंट्रोमियर का होता है। ठीक है, और ये आपका क्या है, क्रोमोसोम है। तो ये इंटरफेज हो गए, इंटरफेज में G2 फेज। अब देखिए आगे, ये हो गई आपकी नेक्स्ट है एम फेज। तो एम फेज में क्या होता है, एम फेज में केंद्रक विभाजन तथा कोशिका द्रव्य विभाजन होते हैं। एम फेज में क्या होता है, केंद्रक विभाजन तथा कोशिका द्रव्य विभाजन होते हैं। यही से डिवाइडेशन शुरू हो जाता है। इसमें सूत्री तथा अर्धसूत्री प्रकार का विभाजन होता है। इसमें 2 प्रकार का विभाजन होता है, सूत्री तथा अर्धसूत्री विभाजन। यानी मैं कह सकता हूँ
आपका म्यूसिस तथा माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस तथा म्यूसिस दो प्रकार का विभाजन होता है। अब अपन चलते हैं किस पे, सूत्री विभाजन की ओर। चलिए अब आप आ गए दोस्तों, किस पे आ गए, सूत्री विभाजन। ठीक है, सूत्री विभाजन यानी कह सकते हो माइटोसिस। अब इसके बारे में थोड़ा सा समझो। देखो सूत्री कोशिका जो होती है, सूत्री कोशिका विभाजन की जो खोज है वो की है W फ्लेमिंग 1882 ने। सूत्री कोशिका विभाजन की जो खोज है वो W फ्लेमिंग 1882 ने की है। यह सभी प्रकार की कायक कोशिकाओं में होता है। ये पॉइंट हमेशा याद रखना, यानी 1 नंबर का क्वेश्चन है, सूत्री विभाजन किन कोशिकाओं में होता है, तो सूत्री विभाजन जो होता है वो कायक कोशिकाओं में होता है। इसमें द्विगुणित मात्र कोशिका से 2 समान संतत कोशिकाएं बनती हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, केंद्रक विभाजन में 4 अवस्थाएं होती हैं। केंद्रक विभाजन में कितनी अवस्थाएं होती हैं, 4 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी, देखो पहली स्टेज है वो है प्रोफेज, इसके बाद है मेटाफेज, इसके बाद एनाफेज और फिर टीलोफेज। ठीक है, ये क्रम से चलेंगी। प्रोफेज की हिंदी में लिखोगे तो भी प्रोफेज है, मेटाफेज को हिंदी में लिखोगे तो भी मेटाफेज है। हिंदी और इंग्लिश में दोनों में कोई भी कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं होनी है आपको, सेम ही है, अर्थ चेंज नहीं होगा। तो सबसे पहली जो स्टेज है यहाँ पे प्रोफेज। ठीक है, प्रोफेज किसकी प्रोफेज स्टेज है, ये है माइटोसिस डिवीजन की, यानी सूत्री विभाजन की प्रोफेज स्टेज है। तो प्रोफेज स्टेज को आप समझिए। चलिए दोस्तों प्रोफेज स्टेज को समझते हैं। देखो इसमें क्या होता है ना, इसमें प्रत्येक गुणसूत्र अपने अर्ध गुणसूत्रों में पृथक दिखाई देते हैं, यानी अलग दिखाई देते हैं, परंतु ये अर्ध गुणसूत्र सेंट्रोमियर पर जुड़े होते हैं। केंद्रक कला तथा केंद्रका नष्ट हो जाती है। कौन सी स्टेज में, ये प्रोफेज स्टेज में। इसके मैं चित्र आपको दिखाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे समझो। मेटाफेज स्टेज, मेटाफेज स्टेज में क्या होता है, देखो मेटाफेज में क्रोमोसोम मध्य रेखा पर एकत्र हो जाते हैं। ठीक है, मध्य रेखा यानी बीच में। क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से कुछ तंतु ध्रुवों से जुड़े रहते हैं, यानी क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से कुछ तंतु जो होते हैं वो ध्रुवों से जुड़े रहते हैं। और क्रोमोसोम जो होता है मेटाफेज स्टेज में वो मध्य रेखा पर इकट्ठा रहता है, यानी एकत्र हो जाते हैं। एनाफेज स्टेज समझिए, फिर इसके बाद चारों स्टेज कंप्लीट होने के बाद आपको इनके चित्र की ओर लेके चलूँगा। चलिए एनाफेज समझिए आप। एनाफेज में क्या है, देखो एनाफेज में अर्ध गुणसूत्र अलग हो जाते हैं। एनाफेज जब स्टेज आती है तो जो अर्ध गुणसूत्र होते हैं वो अलग हो जाते हैं, और संतत गुणसूत्रों के मध्य प्रतिकर्षण बल, क्या प्रतिकर्षण बल या टेक्सटाइल तंतुओं के ध्रुवों की ओर खिंचाव के कारण या विपरीत ध्रुवों की ओर गति करने लगते हैं। ठीक, इसका मतलब समझ रहे हो, जैसे मान लो ये आपका एक पोल है, ये ध्रुव है, ये आपका एक पोल है, एक ध्रुव है। ठीक, अब मान लो इस प्रकार से यहाँ पे ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है। ठीक है, यहाँ पे ये क्रोमोसोम है। अब आप देखोगे मेटा स्टेज, जो मेटाफेज स्टेज थी इसमें मध्य में क्रोमोसोम थे, लेकिन जब आप पहुँचोगे एनाफेज स्टेज में, ये एनाफेज स्टेज में जब आप पहुँचोगे तो ये क्रोमोसोम है, तो ये क्रोमोसोम इस ध्रुव की ओर खींचने लगेंगे, ये वाले उधर के लिए, और कुछ क्रोमोसोम जो होंगे वो इस वाले ध्रुव की ओर खींचने लगेंगे। डायग्राम जब समझाऊंगा तब समझ में आपके आ जाएगा। ठीक है, आप बस वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। चलिए आगे देखिए। चलिए अगली जो स्टेज है आपकी वो है टीलोफेज। तो टीलोफेज में क्या है, देखो टीलोफेज में संतत गुणसूत्र जो होते हैं विपरीत ध्रुवों पर इकट्ठे हो जाते हैं। कहाँ पे, विपरीत ध्रुवों पर इकट्ठे हो जाते हैं और केंद्रक कला तथा केंद्रका दिखाई देने लगती है। वहाँ पे क्या होता है, केंद्रक कला तथा केंद्रका दिखाई देने लगते हैं। अब चलता हूँ आपको लेके चित्र की ओर। चलिए ये देखिए आपका, ये आपका प्रोफेज है, ये प्रोफेज स्टेज है। ये क्या है, प्रोफेज स्टेज है। ठीक है, प्रोफेज में ये देखो आपके सेंट्रियोल है, सेंट्रोमियर है, बीचों बीच में ये सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर से ही क्रोमोसोम जुड़े रहते हैं। ये आपका क्रोमेटिड्स है। ठीक है, ये आपकी अंदर वाली जो है मेम्ब्रेन डिस्पेयर है, न्यूक्लियर डिस्पेयर है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ठीक है, यहाँ पे देखो अब मेटाफेज स्टेज में, मेटाफेज स्टेज में आओ
मेटा जो फेज स्टेज है ये वाली, इसमें ये डायग्राम बनेगा। अब इसमें देखो एक ये पोल है, ये पोल है, पोल का मतलब ध्रुव है, ठीक है। अब जो इससे ये जुड़े हैं ये स्पेंडल फीवर, फीवर जिन्हें बोलते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं तरकू, क्या बोलते हैं, तरकू, ठीक है। ये इसका इक्वाटर है यानी मध्य है, ठीक है, ये इसका क्या है, मध्य है। तो मैंने आपको बताया था जब थ्योरी पढ़ाई थी कि जो इसमें क्रोमोसोम होते हैं वो मध्य में स्थित होते हैं, ठीक है। कहाँ पे होते हैं, मध्य में स्थित होते हैं। तो ये मध्य में आपको दिखाना है, ठीक। ये आपका क्या है, क्रोमोटिड्स। अब आगे देखिए इसकी मेटाफेज के बाद क्या है, स्टेज। मेटाफेज के बाद है एनाफेज। ये देखिए एनाफेज वाली स्टेज। अब एनाफेज में क्या है, ये आपकी एनाफेज है, ठीक है। तो एनाफेज में क्या है, एक आपका ये ध्रुव है, एक आपका ये ध्रुव है, ठीक है। और ये जो आपका है ये स्पेंडल फीवर से जैसे तरकू कहते हैं, ठीक है, ये वाली चीज़। और ये जो आपके हैं ये आपके क्रोमोसोम है। और ये जो जुड़ा हुआ है ये आपका किससे जुड़ा हुआ है, सेंट्रोमियर से जुड़ा हुआ है। अब देखो जब आपने मेटाफेज स्टेज पढ़ी थी तो मेटाफेज स्टेज में जो क्रोमोसोम थे ये मध्य में थे, ठीक है, बीचों बीच में थे। लेकिन जब इस स्टेज में देख रहे हो तो ये मध्य में ना होकर के कहाँ पे हैं, ये अपने अपने ध्रुवों की ओर खींचने लगते हैं। एक ध्रुव ये है और एक ध्रुव ये है, तो ये मध्य में ना होकर के थोड़ा सा ध्रुवों की ओर खींचने लगते हैं इस स्टेज में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। अगली स्टेज है देखो टीलोफेज। अगली स्टेज जो है वो टीलोफेज है, टीलोफेज, ठीक। टीलोफेज में क्या करना है, टीलोफेज में देखो ये तो आपको पता है सेंट्रियोल है, ठीक। ये भी आपको पता है न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेंट्रियोल। अब इस स्टेज में क्या होता है, इस स्टेज में जो क्रोमोसोम होते हैं ना ये ध्रुव है, ये अपने ध्रुवों पे इकट्ठे होने लगते हैं, ना कि मध्य में होते हैं, ना कि मध्य से थोड़ी सी दूर होते हैं, बल्कि इस ध्रुवों पे, इन ध्रुवों की ओर क्रोमोसोम क्या है, बिल्कुल इकट्ठे होने लगते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये टेलोफेज स्टेज थी। अब इसकी पढ़ते हैं साइटोकाइनेसिस। चलिए आपको इसकी पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी, उसकी आप चिंता बिल्कुल भी ना कीजिए, सिर्फ और सिर्फ आप टॉपिक को समझते रहिए, ठीक है, अच्छे से आप टॉपिक को समझिए। देखो यहाँ पे ये अब आपका ये हेडिंग पड़ेगा साइटो मतलब कोशिका द्रव विभाजन यानी साइटोकाइनेसिस। देखो इसमें क्या होता है भाई, केंद्रक विभाजन के पश्चात कोशिका द्रव का विभाजन होता है, यानी केंद्रक विभाजन के पश्चात कोशिका द्रव का विभाजन होता है पादप कोशिका का कोशिका द्रव सेल प्लेट द्वारा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जो आपकी प्लांट सेल है पादप कोशिका है, पादप कोशिका का कोशिका द्रव है वो सेल प्लेट द्वारा, तथा जो जंतु कोशिका का कोशिका द्रव है वो खाच विधि द्वारा बढ़ता है। इसके फलस्वरूप दो पुत्री कोशिकाएं बनती हैं। तो इसमें यही अंतर है, ठीक है। क्या अंतर है, यानी जो पादप कोशिका है, पादप कोशिका का जो कोशिका द्रव है वो सेल प्लेट के द्वारा, और जो जंतु कोशिका है, जंतु कोशिका का कोशिका द्रव है वो खाच विधि द्वारा बढ़ता है। ये थोड़ा सा पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइटोकाइनेसिस यानी कोशिका द्रव विभाजन का आपको क्या करना है, डायग्राम देखना है। डायग्राम आपको दिखाता हूँ, चलिए थोड़ा सा जूम करता हूँ। यहाँ पे देखो ये है आपका डायग्राम, ठीक है। ये आपका सेल प्लेट है, सेल प्लेट है, ठीक है। इससे क्या है, टू डॉटर सेल का निर्माण होता है। यहाँ पे ये डॉटर सेल हैं, यहाँ पे ये अलग अलग हो जाती हैं, तो यहाँ पे दो पुत्री कोशिकाएं बनती हैं, ठीक है। ये आपका जो था आपका समसूत्री विभाजन, ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखिए अर्धसूत्री विभाजन। दोस्तों इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसके बिना पेपर नहीं छपने वाला, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक। अब देखो अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन का मतलब है म्यूसिस। म्यूसिस यहाँ पे समझो, म्यूसिस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फार्मर एवं मुर्रे ने किया। किसने किया है, फार्मर एवं मुर्रे ने किया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अर्धसूत्री विभाजन द्विगुणित जनन कोशिकाओं में, देखो जब मैंने समसूत्री विभाजन आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको से कहा था कि उसमें जो विभाजन होता है वो होता है आपका कायिक कोशिकाओं में, लेकिन यहाँ पे जो विभाजन हो रहा है वो हो रहा है जनन कोशिकाओं में, ये आपको ध्यान रखना है। इसके फलस्वरूप 4 अगुणित संतति कोशिकाएं बनती हैं। जब आपको समसूत्री विभाजन पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इसके फलस्वरूप जो है वो 2 डॉटर सेल बनती हैं, 2 अगुणित संतति कोशिकाएं बनती हैं। लेकिन जब आप म्यूसिस डिवीजन पढ़ रहे हो तो इसमें 4 अगुणित संतति कोशिकाएं बनेंगी, 4 डॉटर सेल का निर्माण होगा, 4 डॉटर सेल बनेंगी। अगला देखो,
अब देखो यहाँ पे प्रथम अर्धसूत्री विभाजन, यानी जो म्यूसिस डिवीजन है ये आपका 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। ठीक है, म्यूसिस फर्स्ट और म्यूसिस सेकंड, यानी प्रथम अर्धसूत्री विभाजन और द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन। तो म्यूसिस फर्स्ट में देखिए, इसे न्यूनकारी विभाजन या विषमकारी विभाजन भी कहते हैं। अच्छा, जो आपका अर्धसूत्री विभाजन है, इसकी जो प्रथम जो स्टेज है वो है प्रोफेज फर्स्ट। क्या है? प्रोफेज फर्स्ट। अब देखो प्रोफेज फर्स्ट में क्या है, म्यूसिस डिवीजन की सबसे लंबी अवस्था है, इसे निम्न 5 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। यानी जो प्रोफेज स्टेज है, प्रोफेज स्टेज अर्धसूत्री विभाजन की सबसे लंबी अवस्था है। सबसे लंबी अवस्था क्यों है? क्योंकि प्रोफेज की 5 उप अवस्थाएं भी हैं। चलो कौन कौन सी हैं उनको समझो। पहले देखो इनकी जो 5 अवस्था ये है, पहली आपकी लिप्टोटीन, दूसरी है जाइगोटीन, तीसरी है पैचेटीन, चौथी है डिप्लोटीन और 5वीं है डाइकाइनेसिस। ठीक है, अब आप कहोगे इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा, तो इसकी हिंदी और इंग्लिश बिल्कुल सेम है। इंग्लिश में लिप्टोटीन है तो हिंदी में भी लिप्टोटीन ही होगा, ऐसा नहीं है कि अर्थ चेंज हो। ठीक है, तो सबसे पहले इन स्टेज को कंप्लीट करेंगे, इसकी सब स्टेज को। तो चलिए लेके चलते हैं आपको लिप्टोटीन की ओर। यहाँ पे देखो, चलिए लिप्टोटीन को समझो। लिप्टोटीन में क्या है, देखो उप अवस्था में केंद्रक जाल संघनित होकर गुणसूत्र बनाते हैं और एक ही प्रकार के गुण रखने वाले गुणसूत्र जो होते हैं वो समजात कहलाते हैं। यानी एक ही प्रकार के जो गुण रखने वाले गुणसूत्र हैं उनको क्या कहते हैं? समजात कहलाते हैं। इसमें लिखोगे आप लिप्टोटीन में। नेक्स्ट स्टेज है आपकी जाइगोटीन। तो जाइगोटीन में क्या होता है समझो, उप अवस्था में समजात गुणसूत्र युग्म बनाते हैं। यानी उप अवस्था में समजात जो गुणसूत्र होते हैं वो युग्म बनाते हैं। इस युग्म बनाने की क्रिया को सिनेप्सिस कहते हैं। इस युग्म बनाने वाली जो क्रिया है उसको क्या कहते हैं? सिनेप्सिस कहते हैं। इस युग्म को युगली गुणसूत्र यानी बाइवेलेंट क्रोमोसोम भी कहते हैं। यानी इस युग्म को युगली गुणसूत्र या बाइवेलेंट क्रोमोसोम भी कहते हैं। ये होगी जाइगोट। ठीक है, पैचेटीन को समझो। जाइगोटीन हो गई, पैचेटीन को समझिए आप। यह स्टेज बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो उप अवस्था में प्रत्येक गुणसूत्र के लंबाई में फटने के कारण समजात गुणसूत्र युग्म में 4 क्रोमोटिड्स दिखाई देते हैं। यानी जो उप अवस्था है, उप अवस्था में प्रत्येक गुणसूत्र के लंबाई में फटने के कारण समजात जो गुणसूत्र युग्म है उसमें 4 क्रोमोटिड्स क्या है? दिखाई देते हैं। इस दशा को टेट्राइड कहते हैं। इस दशा को क्या कहते हैं? टेट्राइड कहते हैं। समजात गुणसूत्रों के अभिन्न अर्धगुणसूत्रों के मध्य क्या है? क्रॉसिंग ओवर होता है। ठीक है, क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है। पेपर में क्वेश्चन पूछा आ जाता है आपसे कि आप ये बताओ क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है, तो आप कहोगे क्रॉसिंग ओवर होता है वो होता है म्यूसिस डिवीजन के प्रोफेज फर्स्ट की पैचेटीन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होता है। चलो आगे समझो। अगली जो स्टेज है आपकी, अगली स्टेज है वो है आपकी डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या होता है? देखो इस अवस्था में समजात जो गुणसूत्र हैं, समजात गुणसूत्र का प्रत्येक अर्धगुणसूत्र एक दूसरे से क्या है? अलग होने लगता है। एक दूसरे से अलग होने लगता है, परंतु कुछ स्थानों पर एक दूसरे के साथ क्रॉस बनाए रखता है। लेकिन जो कुछ स्थान है उन पर क्या है? क्रोमोसोम जो है वो एक दूसरे के साथ क्रॉस बनाए रखते हैं, जिनको हम चियाज़मेटा कहते हैं। जिनको हम क्या कहते हैं? चियाज़मेटा कहते हैं। जैसे मान लो ये क्रोमोसोम है आपका, तो इस प्रकार से समझो जैसे ये क्रोमोसोम है और ये आपका क्रोमोसोम है। तो जहाँ पे ये क्रॉस हुआ इस स्थान पे, तो इसी स्थान को हम क्या कहते हैं? इसी स्थान को चियाज़मेटा कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, अगली इसकी जो हेडिंग है वो है डाइकाइनेसिस। अब डाइकाइनेसिस में क्या है इसके बारे में थोड़ा सा समझो। देखो डाइकाइनेसिस या पारगतिक्रम में केंद्रक तथा केंद्रक कला अदृश्य हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? अदृश्य यानी गायब हो जाते हैं। चियाज़मेटा क्रोमोसोम के सिरे की ओर खिसकने लगते हैं, जिससे उपांति भवन या टर्मिनलाइजेशन कहते हैं। अब इनके पहले चित्रों को समझ लीजिए, फिर स्टार्ट करेंगे मेटाफेज फर्स्ट। चलिए इसमें समझिए आप, ये आपकी क्या है? ये लिप्टोटीन है। क्या है? लिप्टोटीन है। लिप्टोटीन में देखो ये सेंट्रोल है, न्यूक्लियस है और होमोलोगस ये आपके क्रोमोसोम है, यानी समजात क्रोमोसोम है। यही आपको बताया गया था, लिप्टोटीन स्टेज पढ़ाई थी तब। सेंट्रोमियर है, देखिए सेंट्रोमियर का काम होता है क्रोमोसोम को जोड़ने का, तो ये सेंट्रोमियर है। बाहर वाली लेयर सेल मेम्ब्रेन है और अंदर वाली क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। लिप्टोटीन आपकी समझ में आ गई होगी।
समझ में ना आए तो 1 से 2 बार आप वीडियो को देखना, 100% आपके समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो इस स्टेज को, ये है आपकी जाइगोटीन स्टेज। डायग्राम आपको इकट्ठे बनाने होंगे, एक साथ बनाने होंगे। ठीक, ये है देखो जाइगोटीन। तो जाइगोटीन में क्या है देखो, डिवीजन ऑफ सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जो होता है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, डिवीजन ऑफ सेंट्रियोल। ये आपका न्यूक्लियस है, इसके बारे में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और ये बाइवेलेंट क्रोमोसोम है। यही आपको बताया गया था किसमें, जाइगोटीन स्टेज में। जब आप पूरा का पूरा आप पढ़ लोगे तब आपके समझ में आएगा, 1 से 2 बार में समझ में नहीं आएगा। हो सकता है 3 से 4 बार आपको समझना पड़े, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा कठिन है। लेकिन दोस्तों जब समझ में आ जाएगा तो ये जल्दी आप भूलोगे नहीं एग्जाम में। ठीक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है और ये पेपर में 100% आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट स्टेज जो आपकी है वो है डिप्लोटीन। तो डिप्लोटीन में समझो आप, देखो न्यूक्लियस है, चियाजमेटा। ये देखो चियाजमेटा, चियाजमेटा आपसे कहा गया था कि क्रोमोसोम होंगे, और क्रोमोसोम जो होगी क्रॉसिंग होगी, जो जिस स्थान पे क्रॉसिंग होगी उसी को क्या कहते हैं, चियाजमेटा कहते हैं। जैसा कि ये दिखाया गया है, देखो यहाँ पे ये क्रॉसिंग हो रहा है, ये क्रॉसिंग हो रहा है, इसी स्थान को क्या कहा गया है, चियाजमेटा कहा गया है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अंदर वाली है, सेल मेम्ब्रेन बाहर वाली है, ये वाली लेयर है। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें दिखानी थी। नेक्स्ट है डाइकाइनेसिस। तो डाइकाइनेसिस स्टेज को समझो। डाइकाइनेसिस में क्या है, डिवीजन ऑफ सेंट्रियोल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डिस्पेयर। ठीक है, ये इसमें दिखाना था। अगला समझो आप। नेक्स्ट है आपका, इसका क्या बचा, आप डाइकाइनेसिस हो गया। अब चलते हैं मेटाफेज स्टेज की ओर। स्टेज को समझो आप। ठीक है, आप अपने हिसाब से वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हो और तेज करके भी देख सकते हो, तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। मेटाफेज फर्स्ट। तो मेटाफेज फर्स्ट में क्या होता है भाई, मेटाफेज फर्स्ट में तर्क जो होते हैं वो उपकरण बन जाता है। मेटाफेज स्टेज फर्स्ट में तुर्क उपकरण बन जाता है तथा तुर्क तंतु जो है क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से जुड़ जाते हैं। इसके बाद आती है एनाफेज फर्स्ट। तो एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है, इसमें जो तर्क तंतुओं के संकुचन के कारण जो है वो समजात गुणसूत्र, समजात जो गुणसूत्र होते हैं विपरीत ध्रुवों पर जाने लगते हैं। मैंने आपको बताया था एक ध्रुव ये है, एक ध्रुव ये। जो क्रोमोटिड्स होते हैं, ये क्रोमोसोम जो होते हैं ये विपरीत ध्रुव, इधर वाला ध्रुव है इनको खींचता है, और जो इधर वाला ये वाला ध्रुव है ये इनको अपनी तरफ खींचने का काम करता है। तो यही बात इसमें बताई गई है। इसमें बताया गया है कि भैया जो प्रत्येक ध्रुव पर क्रोमोसोम की जो संख्या है, मेटाफेज में देखो, इसमें तर्कु उपकरण बन जाते हैं। तर्कु जो तंतु हैं वो क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से जुड़ते हैं। इसके बाद आ गई आपकी एनाफेज। तो एनाफेज में आपको बताया गया कि इसमें तर्कों के संकुचन के कारण समजात गुणसूत्र होते हैं विपरीत ध्रुवों पर जाने लगते हैं, और प्रत्येक ध्रुव पर क्रोमोसोम की संख्या जो है वो आधी हो जाती है। विपरीत ध्रुवों पर भी जाने लगते हैं, और जो क्रोमोसोम है क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। अगली स्टेज है जो आपकी वो है टीलोफेज फर्स्ट। चलो भैया टीलोफेज फर्स्ट को समझो। टीलोफेज फर्स्ट क्या है, टीलोफेज फर्स्ट में क्या होता है कि भाई इसमें जो केंद्रका है तथा केंद्रक कला वो प्रकट हो जाती है। इस स्टेज में आके केंद्रक कला और केंद्रक जो का है जो प्रकट होती है। कोशिका द्रव्य विभाजन जो है वो 2 कोशिकाएं बनती हैं जो इंटरफेज, जो आपकी इंटरफेज में प्रवेश कर जाती हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, टीलोफेज स्टेज है। इसके डायग्राम को देखते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए आप मेटाफेज फर्स्ट, ये लिखा है मेटाफेज फर्स्ट। तो इसमें क्या है देखो, ये आपका पोल है, ये भी पोल है, ये आपका स्पेंडल फाइबर है जिसे तर्कु बोलते हैं हिंदी में ये। ठीक है, तो इसमें जो है ये क्वार्टर है, ये मध्य में है, ये क्या है, मध्य में है। अब यहाँ पे देखो ये जो क्रोमोसोम है, इस प्रकार से ये क्रोमोसोम आपको दिखाए गए हैं। यहाँ पे जो है ये सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर से क्रोमोसोम जुड़े होते हैं। तो इस प्रकार से ये देखो मध्य में इसमें दिखाए गए हैं, यही इसमें दिखाना था। अब देखो एनाफेज स्टेज में क्या हो रहा है भाई, एनाफेज स्टेज में क्या हो रहा है, ये भी आपका पोल है दूसरा, ये भी साइड का दूसरा पोल है। ठीक है, ये आपका स्पेंडल फाइबर है। तो इसमें जो क्रोमोसोम है ये थोड़े आपके पोल है, ये पोल ये अपने ध्रुवों की ओर थोड़ा थोड़ा इनको क्रोमोसोम को ध्रुवों की ओर खींचना शुरू कर देता है। इसमें यही चीज़ दिखानी थी। अब जो टीलोफेज स्टेज है, टीलोफेज स्टेज में थ्योरी से आप मिलान करना। टीलोफेज जो स्टेज है इसमें क्या होता है, इसमें देखो टू डाटर न्यूक्लियाई बनती हैं। ठीक है, और ये जो सेंट्रियोल है, न्यूक्लियोलस है, इसमें न्यूक्लियोलस दिखाई देने लगता है, ये सेंट्रियोल है।
केंद्रक और केंद्र का कहा था, इसमें प्रकट हो जाते हैं, तो वो ही है ये। अब देखो नेक्स्ट है साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस इसका बाद में देखेंगे, ठीक है, पहले इसका सेकंड पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखो आप, द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन यानी म्यूसिस डिवीजन, ठीक है, द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन यानी म्यूसिस डिवीजन, इसमें क्या होता है, देखो इसे समकारी अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। इसमें जो सूत्री विभाजन है, इसके समान 4 अवस्थाएं, जैसे द्वितीय प्रोफेज होती है, द्वितीय मेटाफेज होती है, द्वितीय एनाफेज होती है और द्वितीय टीलोफेज होती है। चलिए एक एक करके इन पे भी चर्चा करते हैं। चलिए यहाँ पे समझिए आप, यहाँ पे समझो आप प्रोफेज सेकेंड। प्रोफेज सेकेंड में क्या होता है भाई, इस फेज में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और न्यूक्लियस है वो क्या है, डिस्पायर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, डिस्पायर हो जाते हैं। इसी प्रकार से आप मेटाफेज सेकेंड को समझिए। मेटाफेज सेकेंड में क्या होता है, इस स्टेज में 2 पोल का फॉर्मेशन, इस स्टेज में क्या है, 2 पोल का फॉर्मेशन होता है। और जो क्रोमोसोम है, जो क्रोमोसोम है वो स्पिंडल के फॉर्मेशन के द्वारा क्या है, इक्वाटर पर आकर अरेंज्ड हो जाते हैं। इक्वाटर का मतलब है यहाँ पे ये आपका डायग्राम है, ठीक है, ये पोल है, जो क्रोमोसोम इसमें होते हैं, ये स्पिंडल फाइबर है, इससे ये जुड़े रहते हैं। इस प्रकार से दिखा दो, ठीक है, इस प्रकार से ये बीच में जुड़े रहते हैं। अब जो है क्रोमोसोम है वो इक्वाटर यानी इस मध्य में आकर क्या है, ये बीच में आके अरेंज हो जाते हैं, ये दर्शाया गया है। एनाफेज सेकेंड, मेटाफेज के बाद क्या आएगा, एनाफेज सेकेंड। तो इस स्टेज में क्या होगा, इस स्टेज में सिस्टर क्रोमेटिड्स एक दूसरे को रिपेल करने लगते हैं, ठीक है, और अपोजिट पोल की तरफ मूव करते हैं, यानी अपने अपने पोल की तरफ क्या है, जाने लगते हैं, खिसकने लगते हैं। नेक्स्ट टीलोफेज स्टेज, नेक्स्ट क्या है, टीलोफेज स्टेज। तो इसका टीलोफेज स्टेज समझिए, मतलब इस स्टेज में जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम अपोजिट पोल पर इकट्ठे हो जाते हैं। यानी ये आपका डायग्राम है, ये आपका क्या, ये पोल है एक, ये पोल ये है, इस प्रकार से ये स्पिंडल फाइबर तरकू है, ठीक है, ये आपका क्रोमोसोम है, इस प्रकार से क्रोमोसोम है, तो इस प्रकार से ये क्रोमोसोम है। तो ये क्रोमोसोम मध्य में ना होकर इनके ध्रुवों के किनारे पे आ जाते हैं, यानी यहाँ पे ये क्रोमोसोम आ जाते हैं, क्रोमोसोम यहाँ पे यानी ध्रुवों पे पहुँच जाते हैं, ये इसमें बताया गया है। अब इसका साइटोकाइनेसिस देखिए भाई, ये द्वितीय चल रहा है, इसका साइटोकाइनेसिस देखो। साइटोकाइनेसिस में क्या है, साइटोकाइनेसिस में आपको बताया गया है भाई, साइटोकाइनेसिस इसमें बताया गया है कि इस स्टेज में सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। किसका होता है, सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है, और अंत में 4 डाटर सेल का फॉर्मेशन होता है, यानी 4 डाटर सेल का निर्माण होता है। तो चलिए इसके डायग्राम को देखिए, ये सेकेंड चल रहा है इंटरफेज, ठीक है, इंटरफेज आ गई, प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड, टीलोफेज सेकेंड, और ये आ गई आपकी लास्ट वाली साइटोकाइनेन। अब साइटोकाइनेन में क्या है देखो, ये साइटोकाइनेन में क्या है, सेल प्लेट, ठीक है, साइटोकाइनेन, और ये है आपकी सेल प्लेट, ठीक है, ये आपकी सेल प्लेट है, और ये बाद में जाके 4 डाटर सेल का यहाँ पे निर्माण होता है। कितनी डाटर सेल का, 4 डाटर सेल का यहाँ पे क्या है, निर्माण होता है। तो ये आपको दर्शाया गया है। अब जो अगला क्वेश्चन यहाँ से बनता है वो बनता है अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन में अंतर। ये आपका था म्यूसिस डिवीजन, जो म्यूसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन 2 स्टेप में कंप्लीट हुआ है, वो आपका म्यूसिस फर्स्ट और म्यूसिस सेकेंड, ठीक है। इसको 2-3 बार आप वीडियो को देखना, अच्छे से टॉपिक आपके समझ में आ जाएगा। चलिए अब आपको चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर लेके। चलिए अब आप इस स्लाइड को देखिए, एक स्लाइड में है सूत्री विभाजन यानी माइटोसिस, दूसरी स्लाइड में है अर्धसूत्री विभाजन यानी म्यूसिस, ठीक है। अब देखो, जब मैंने आपको समसूत्री विभाजन पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि एक कायक एवं जनन कोशिकाओं में होता है, कायक एवं जनन कोशिकाओं में होता है। कौन सा सूत्री विभाजन है, जो दोनों में होता है, कायक एवं जनन कोशिकाओं में। लेकिन जो अर्धसूत्री विभाजन है ये केवल किसमें, जनन कोशिकाओं में होता है, ये जनन कोशिकाओं में होता है, ठीक है। और जो सूत्री विभाजन है ये कायक और जनन दोनों कोशिकाओं में होता है। दूसरा जो पॉइंट है वो है इसके परिणाम स्वरूप 2 द्विगुणित कोशिकाएं बनती हैं।
यानी जब आपको माइटोसिस पढ़ाया था तो माइटोसिस में बताया था कि इसमें 2 टाटर सेल का निर्माण होता है, 2 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं। अब जब आपको अर्धसूत्री गुणसूत्र, अब जो अब आपको अर्धसूत्री विभाजन पढ़ाया गया है यानी म्यूसिस पढ़ाया गया है, तो इसमें आपको बताया गया कि 4 अगोलित कोशिकाएं बनती हैं, यानी 4 टाटर सेल का निर्माण होता है। तीसरा पॉइंट देखो, प्रत्येक गुणसूत्र स्वतंत्र रूप से व्यवहार करता है, किसमें? माइटोसिस में। और म्यूसिस में क्या है? समजात गुणसूत्र युग्म बनाते हैं। तो ये भी बात आपको पता है, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। गुणसूत्र संख्या जो है स्थिर रहती है, किसमें रहती है? सूत्री विभाजन में। अर्धसूत्री विभाजन का मतलब है आधा, तो गुणसूत्र की जो संख्या रहती है इसमें वो आधी रहती है। नेक्स्ट है क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, यानी विनिमय नहीं होता है। तो आपने देखा माइटोसिस में कहीं पे भी क्रॉसिंग ओवर नहीं आया होगा, लेकिन जब आप अर्धसूत्री विभाजन पढ़ते हो, म्यूसिस डिवीजन पढ़ते हो, तो उसमें क्रॉसिंग ओवर होता है। कहाँ होता है क्रॉसिंग ओवर? तो मैंने आपको बताया था म्यूसिस डिवीजन की प्रोफेज फर्स्ट स्टेज की पैचेटीन में होता है क्रॉसिंग ओवर। अगला देखो, विभाजन केवल एक बार में पूर्ण हो जाता है, लेकिन जब अर्धसूत्री विभाजन है तो ये 2 अवस्थाओं में पूर्ण होता है, म्यूसिस फर्स्ट और म्यूसिस सेकेंड, यानी अर्धसूत्री कोश का विभाजन प्रथम और अर्धसूत्री कोश का विभाजन द्वितीय। इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखोगे तब क्वेश्चन आपके समझ में आएगा, एक बार में क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ हो।